स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे टूल और कंपोनेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो कौन से टूल्स हैं और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो इसमें जो है वो मैं आपको बता चुका था पहले जो टूल्स थे जिनको हम यूज करते हैं। उसमें हम डिस्कस कर चुके, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डिस्कस कर चुके थे, और मॉलिक्यूलर कैरियर रेस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में हम बात कर चुके। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर कैरियर, मॉलिक्यूलर ग्लू, और हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर की। वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर कैरियर भी कहते हैं। बेसिकली वेक्टर होता क्या है? वेक्टर बेसिकली जो है ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। वेक्टर क्या है? ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है वो ये आपने किसी डीएनए से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इंसुलिन का जीन निकाला तो ये इंसुलिन का जीन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस डीएनए के साथ अटैच करेंगे, मिसाल के तौर पे ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये हमने बैक्टीरिया से लिया है डीएनए का मॉलिक्यूल। अब इस डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ जब मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करूंगा, जिस डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच किया है, वो डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेक्टर। तो मतलब जब हम इसको इंसर्ट कर देंगे इसके साथ डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, तो ये दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए जब मिले तो इनके मिलने से बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली है क्या? मैं आपको बता चुका हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर। यानी वेक्टर के साथ जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला देते हो तो क्या बन जाता है? इससे बन जाता है ये जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, इसके अलावा कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्ट एज अ व्हीकल। यानी एक व्हीकल के तौर पे ये काम करेगा जिसके जरिए आप क्या करोगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है, या इस डीएनए को, या इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाया है, इसको किसके अंदर एंटर कर दोगे? होस्ट सेल में। अब इसका होस्ट सेल यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया है। यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया होस्ट सेल है। तो इस वेक्टर यानी इस प्लाज्मिड के जरिए हमने जो है वो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें एंटर किया है? होस्ट सेल के अंदर। तो ये क्या है? ये वेक्टर के जरिए हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट या पूरा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हमने एंटर कर दिया होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल के बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल्स अगर हम देखें या पॉपुलर टाइप ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, वेक्टर्स के तौर पे हम किस किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो वेक्टर के तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो आ जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज, और कौन सा वाला बैक्टीरियोफेज? लेमडा फेज। आपने पढ़ा होगा ना, विरुलेंट फेज और लेमडा फेज फर्स्ट ईयर में। तो ये लेमडा फेज को हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। पॉपुलर टाइप ऑफ वेक्टर ये दो हैं। ये एग्जाम्पल है किसकी? वेक्टर की। अब प्लाज्मिड आपको पता है हम कहाँ से लेते हैं? प्लाज्मिड बेसिकली हमें मिलता है बैक्टीरिया से। प्लाज्मिड कहाँ मौजूद होता है? बैक्टीरिया में मौजूद होता है। और प्लाज्मिड बेसिकली क्या है? एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर। एक तो बैक्टीरिया का अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन एक बैक्टीरिया के पास दूसरा भी सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के पास मौजूद होता है, जो कि किसके तौर पे काम करता है? जो कि वेक्टर के तौर पे जो है वो काम करता है। इसके अलावा इसके अलावा एक यूकेरोटिक सेल भी है जिसमें प्लाज्मिड मौजूद होता है। नॉर्मली यूकेरोटिक सेल में प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता, लेकिन एक यूकेरोटिक सेल है जिसमें प्लाज्मिड मौजूद होता है, और वो कौन सा है? वो है यीस्ट। तो यीस्ट से भी आप जो है वो प्लाज्मिड ले सकते हैं। इसके अलावा लेमडा फेज जो है, इसका मिनट, जो लेमडा फेज होता है, लेमडा फेज को भी आप जो है वो इसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो है वो वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो लेमडा फेज है, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज है, इस तरह से जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इसका जो डीएनए, इसके साथ भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मिड भी इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मिड बेसिकली क्या है? कॉस्मिड हम दो वेक्टर्स को आपस में मिला देते हैं। मिसाल के तौर पे प्लाज्मिड एक वेक्टर है, और ये जो इसका बैक्टीरियोफेज का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए, ये भी एक वेक्टर है। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया? इन दोनों को मिलाने से बन गया कॉस्मिड।
अब कॉस्मिड में कोस जो है पार्ट होता है किसका, बैक्टीरियोफेज का डीएनए का जो पार्ट होता है उसको कोस कहते हैं, और मिड जो है वो किससे लिया है, प्लाज्मिड से। असल में वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को इन्हांस करने के लिए जो है वो इन दोनों को, दो वेक्टर्स को मिला दिया जाता है, प्लाज्मिड और लैम्डाफेज को। इसके अलावा जो है यीस्ट के कुछ आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम्स होते हैं यीस्ट के, उनको भी हम जो है वो प्लाज्मिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक है वो है डीएनए मॉलिक्यूल। A DNA molecule possesses following essential characteristic to act as a cloning vector। यानी अगर आप किसी डीएनए के मॉलिक्यूल को क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे ले रहे हो, अगर डीएनए के मॉलिक्यूल को आप किसके तौर पे ले रहे हो, क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे ले रहे हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले तो कहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। इस डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे हम प्लाज्मिड को लेते हैं ज्यादातर वेक्टर के तौर पे। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का डीएनए है जिसको हम किसके तौर पे लेते हैं, वेक्टर के तौर पे। तो वेक्टर के लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके पास रेप्लिकेशन साइट होने चाहिए। रेप्लिकेशन साइट वो कौन से साइट होते हैं जहां से डीएनए रेप्लिकेट करता है। अगर रेप्लिकेशन साइट नहीं होंगे तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो एक वेक्टर के लिए रेप्लिकेट करना एक जरूरी होता है, तो इस वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल जिसको आप वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो उसके पास रेप्लिकेशन साइट होने चाहिए। इसके अलावा उनके पास क्या होने चाहिए, इसके पास होने चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जैसे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हो गई, ये क्या हो गया, ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होना जरूरी है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को, जो वेक्टर को हम सिलेक्ट कर सकें। आगे बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। और एक तो होना चाहिए रेप्लिकेशन साइट हो गया ये, और ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने चाहिए। तीसरा उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डिफरेंट एंजाइम, यानी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जिसके जरिए हम इसको कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट भी यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप कट लगा के यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करोगे तो इस वेक्टर में कट लगाओगे ना, तो कट लगाने वाले जो साइट होते हैं यानी रेस्ट्रिक्शन साइट, ये भी मौजूद होने चाहिए। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल जिसको आप वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हो उसके कौन सी तीन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक उसमें लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वेक्टर के तौर पे हम कौन से जो है वो पॉपुलर वेक्टर हैं, या एग्जांपल्स बताएं वेक्टर की, तो आपने ये एग्जांपल्स वेक्टर की याद रखनी है।